गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आपने लास्ट क्लास में हमने हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ चुके हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की क्या पावर्स और फंक्शंस हैं ये पढ़ते हैं। करीबन सेम ही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स। लेट अस सी। सबसे पहला जो है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर टेक्स अपील्स इन ऑल केसेस अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स। जैसे एपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का होता था, वैसे ही हाई कोर्ट का भी है। सुप्रीम कोर्ट का जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन था, उसके अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट्स के अगेंस्ट सारे केसेस के अगेंस्ट जो है अपील जो है ले सकता था। ऐसे ही हाई कोर्ट जो है सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो भी डिसीजंस है उसके अगेंस्ट अपील अपने अंडर ले सकता है। राइट। सॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ एमपी और एमएलए। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन जब होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलर स्टेट के या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस समय ये डिस्प्यूट्स जो है वो सॉल्व कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है, सिर्फ कंसर्न स्टेट के। फॉर एग्जांपल, पंजाब और हरियाणा से रिलेटेड कोई भी एमपी और एमएलए के इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसका केस जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में नहीं जाएगा। तो ये जो है वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है। तो सिर्फ वही केसेस जो कि डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वो केसेस जो हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्शन ऑफ एमपी और एमएलए में के रिगार्डिंग जो भी इलेक्शन हुआ उसमें कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनफेयर कोई काम होता है, तो वो हाई कोर्ट अपने अंडर लेता है। राइट। नेक्स्ट इज सॉल्व केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर कहीं पर भी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या गवर्नमेंटल लॉ की वजह से, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लॉ की वजह से फंडामेंटल राइट्स किसी के वायलेट हो रहे हैं, तो वो भी केसेस जो है वो हाई कोर्ट अपने डिसीजन दे सकता है, हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज सुपरवाइज ऑल द कोर्ट, ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो भी हाई कोर्ट के अंडर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके उनको सुपरवाइज करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है, कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट के पास है। राइट। हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू जो था सुप्रीम कोर्ट का, किसी को ध्यान है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जो भी केसेस लोअर कोर्ट्स ने अगर डिसाइड किए हैं और उस हाई कोर्ट को लगता है कि ये डिसीजन जो है वो ठीक नहीं है, कहीं से कोई गड़बड़ है, तो उस डिसीजन को रिव्यू करने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसके लिए रिगार्डिंग बता रही हूँ। और साथ ही जो हाई कोर्ट ने खुद ने भी केसेस डिसाइड किए हैं कि द हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस आल्सो। खुद के डिसीजंस भी रिव्यू कर सकता है हाई कोर्ट। दैट मींस it has the power of judicial review, same as the power of judicial review of supreme court। सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी, उसमें जो हाई कोर्ट्स के डिसीजन है उसके अगेंस्ट वो रिव्यू ले सकता था, और साथ ही खुद के डिसीजंस के अगेंस्ट भी रिव्यू ले सकता था। ऐसे ही हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट और साथ ही खुद के डिसीजंस पर भी रिव्यू ले सकता है, दोबारा से रिकंसिडर कर सकता है। इट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सभी केसेस जो भी डिसाइड हुए उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास है, वैसे ही हाई कोर्ट्स के पास भी खुद के केसेस जो होते हैं, हाई कोर्ट में जो भी केसेस डिसाइड होते हैं उनका पूरा जो अकाउंट है पूरी तरह से हाई कोर्ट के अंदर प्रिजर्व्ड है। एंड दीज केसेस कैन बी साइटेड एज प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है मिसाल, मिसाल के रूप में वो केसेस दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। ऐसा ही सेम सा कोई केस आता है तो उसको पिछले केस को मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। राइट। अब ये बताइए, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आपको समझ आ गई हैं? यस और नो? जल्दी से बता दीजिए बेटा चैट बॉक्स में फटाफट।
सभी ज्यादातर बच्चे यस मैम लिख रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर सबऑर्डिनेट। Elementary schools is the local board at the district of level and below, and they are the supervisor. चलिए सबऑर्डिनेट कोड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट कोड्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेन तो 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक तो सिविल कोड और दूसरा होता है क्रिमिनल कोड। ये हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का, अपना जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट जो है 2 टाइप्स के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सिविल कोर्ट में सिविल केसेस लिए जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केसेस लिए जाते हैं। इसके अलावा सिविल कोर्ट एक और पार्ट में डिवाइड कह सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स। अब देखिए रेवेन्यू कोर्ट्स क्या है, रिलेटेड टू टैक्स मैटर्स, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में डिस्कस की जाती हैं। देखिए जो सिविल कोर्ट है उसमें सिविल केसेस जैसे प्रॉपर्टी, रेंट, कंज्यूमर गुड्स, राइट, मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा, ये केसेस जो है सिविल कोर्ट्स में लिए जाते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स में अब क्या लिए जाते हैं, टैक्स मैटर्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा, जो भी टैक्स मैटर्स है वो सभी रेवेन्यू कोर्ट में देखे जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स में मर्डर्स, किडनैपिंग, चीटिंग, रॉबरीज एक्सेट्रा, ये जो है ये क्रिमिनल कोर्ट में देखे जाते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो अलग अलग कोर्ट्स में डिस्कस किए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया सिविल कोर्ट्स में ये केसेस लिए जाते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स में इस तरह के केसेस, और क्रिमिनल कोर्ट में ये केसेस लिए जाते हैं। अब हम अलग अलग से सभी कोर्ट्स पढ़ेंगे। ये क्लियर है आपको स्ट्रक्चर, यस और नो? चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं सिविल कोर्ट। सब कोर्ट्स का हम स्ट्रक्चर करेंगे कि कौन कौन है और किस तरह से हायरार्कियल ऑर्डर है, राइट। सबसे पहले सिविल कोर्ट का देखते हैं। सबसे हाईएस्ट जो सिविल कोर्ट होता है वो होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज जो हाईएस्ट ऑफिशियल है सिविल कोर्ट में, उसके अंडर जो काम करते हैं, और इसमें सभी तरह के सिविल केसेस लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया अभी कौन से सिविल केसेस हैं। उसके बाद जी ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट ऑन एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करवाते हैं, एडवाइस देते हैं, और अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है बेटा, एक पर्टिकुलर स्टेट में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उस कंसर्न स्टेट का गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा जजेस। मैंने आपको बताया था कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड
जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, किसकी एडवाइस पर? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की एडवाइस पर ये जजेस जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद आता है इसके बाद आते हैं कोर्ट ऑफ सब जजेस। इसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जज हो सकते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ सब जजेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आते हैं और इसमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर और सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर्स हो सकते हैं। और सबसे लास्ट जो है वो है कोर्ट ऑफ मुंसिफ। तो ये कोर्ट ऑफ मुंसिफ जो है वो लोएस्ट कोर्ट है, लोएस्ट सिविल कोर्ट है, जबकि हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट जज का। राइट, तो इसका मतलब तीन मेन हायरार्किकल ऑर्डर है सिविल कोर्ट के। जो सबसे फर्स्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ सब जजेस फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, उसके बाद आता है जी कोर्ट ऑफ मुंसिफ। ये क्लियर है? पहले बताइए, सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है ये क्लियर है बेटा? ये पैटर्न बताइए जल्दी से। चलिए जी, अगला करते हैं जी क्रिमिनल कोड। ये सारे जजेस और मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो सभी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के एडवाइस के ऊपर ही अपॉइंटमेंट्स होते हैं। लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स, एक बुक में एक वर्ड दिया हुआ है लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, और उनके बीच में जो मतभेद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो होते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी मैटर्स पे रिलेटेड। And your voice is not clear. अपने आप को म्यूट करो बेटा। मेरी वॉइस और बाकी बच्चों को क्लियर है क्या? बताइए। Yes, ma'am. बेटा इसका मतलब आपकी नेटवर्क में कोई Yes, प्रॉब्लम है। मेरी जब और बच्चों को क्लियर है तो इसका मतलब मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चलिए क्रिमिनल कोर्ट देखते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल कोर्ट में जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है वो होता है कोर्ट ऑफ सेशन जज। कोर्ट ऑफ सेशन जज जो है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके बाद ये भी जज जो है वो किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की एडवाइस पर ये जजेस भी गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, कंसर्न स्टेट के गवर्नर के बाद। उसके बाद जो सेशन जज है उसके अंडर जो आते हैं वो होता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। उसके बाद आते हैं जी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ये ना बेटा ऑर्डर रैंक के अकॉर्डिंगली फर्स्ट और सेकंड क्लास जज मजिस्ट्रेट्स होते हैं, यानी मजिस्ट्रेट को जज को मजिस्ट्रेट के रूप में भी कहा जाता है, बोला जाता है। उसके बाद आते हैं जी मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, यानी हायरार्किकल ऑर्डर जो रैंक होता है ना जजेस का, उनके अनुसार ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास। जो सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहा जाता है, उनसे नीचे कम एक्सपीरियंस वाले सेकंड क्लास होते हैं और बाकी थर्ड क्लास होते हैं। राइट, ये सभी जो है किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं बेटा, बार बार कह रही हूँ। राइट, और जो सबसे लोएस्ट जो कह सकते हैं कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट होता है, सॉरी क्रिमिनल कोर्ट जो होता है लोएस्ट, वो होता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। ठीक है, लोएस्ट।
और हाईएस्ट क्या है? सेशन जज का। हाईएस्ट जो क्रिमिनल कोर्ट है वो सेशन जज का है, लोएस्ट है मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। अब ये मजिस्ट्रेट जो है वो स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, लेकिन अगर यही मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो, यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे चेन्नई, ठीक है, और मुंबई, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्या कहा, उनको क्या कहा जाता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनको मेट्रो सिटीज में जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट्स में मजिस्ट्रेट ही कहा जाता है। ये हायरार्किकल ऑर्डर है क्रिमिनल कोर्ट का। पहले बताइए ये क्लियर है बेटा? यस और नो? इजी है ये तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और क्रिमिनल केसेस सारे क्रिमिनल कोर्ट्स में डिस्कस किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। बताइए, चलिए अगले करें, रेवेन्यू कोर्ट्स। मैंने आपको बताया रिलेटेड टू टैक्स मैटर्स, सभी तरह के जो भी टैक्सेस हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स में डिस्कस किए जाते हैं। बार बार कह रही हूँ, रेवेन्यू कोर्ट्स में सिर्फ टैक्स मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं। अब इसका हायरार्किकल ऑर्डर देखिए क्या है। सबसे पहले आता है जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एक ये अलग से कह सकते हैं समिति होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसमें कि जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है। और इसके भी सभी मेंबर्स जो है किसके द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे जी? गवर्नर के द्वारा, विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और किसके एडवाइस पर? हाई कोर्ट के एडवाइस पर। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है। उसके बाद आता है जी कोर्ट ऑफ कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ तहसीलदार, सॉरी कलेक्टर। फिर आता है कोर्ट ऑफ तहसीलदार, और लास्ट जो लोएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है वो है कोर्ट ऑफ असिस्टेंट तहसीलदार। कोर्ट की जगह आप ऑफिस भी कर सकते हो। इसको ऑफिस ऑफ कमिश्नर, ऑफिस ऑफ कलेक्टर, ऑफिस ऑफ तहसीलदार और ऑफिस ऑफ असिस्टेंट तहसीलदार, ये इस रेवेन्यू कोर्ट का हायरार्किकल ऑर्डर है। इसके सभी जो भी मेंबर्स हैं, देखिए तहसीलदार, कलेक्टर और असिस्टेंट तहसीलदार जो है वो तो एग्जाम्स के थ्रू, यूपीएससी या एसएससी के थ्रू एग्जाम होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली इनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर जो है वो गवर्नर के द्वारा हाई कोर्ट की एडवाइस पर अपॉइंट किए जाते हैं। बताइए ये क्लियर है? रेवेन्यू कोर्ट्स, सबसे हाईएस्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सबसे लोएस्ट कोर्ट ऑफ असिस्टेंट तहसीलदार। बीच में आते हैं सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ और फाइव। ये बेटा ये जो है ना हायरार्किकल ऑर्डर या पैटर्न, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए याद से इसको याद रखना और इसको समझना अच्छी तरह, राइट? देखिए जल्दी से और बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट करें बेटा। अब ये तो हो गए बेटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि डायरेक्टली काम करते हैं। कुछ जुडिशियल सिस्टम में ऐसी भी चीजें हैं जो कि कह सकते हैं कि लोगों को की सहायता के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। सबसे पहले जो ऐसी चीजें हैं वो है
लोक अदालत। देखिए जी, लोक अदालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1985 या 86 में बुक में दिया हुआ है आपको, सबसे पहली जो लोक अदालत थी वो 1985 में जो है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज की। लोक अदालत का काम होता है बिना पैसे के, यानी कम लागत पर जल्दी से जल्दी जो नीडी लोग हैं उनको जस्टिस पहुंचाना, यानी न्याय प्राप्त कराना। जो लोग, कई लोग ऐसे भी हैं हमारे इंडिया में जो कि बहुत पुअर हैं और उनको ये जुडिशरी का जो खर्चा है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए उनके जो रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग एनी मैटर, दे कैन बी सॉल्व, दे कैन बी सिविल मैटर्स और रेवेन्यू मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स जो है बहुत कम जो है लोक अदालत में डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो क्रिमिनल हैं वो हो सकता है कि वो केसेस हो जाएं, डिस्प्यूट क्लियर हो जाए। तो लोक अदालत में ऐसे केसेस जो कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं और जिनका कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इतना हो चुका है कि उनकी जल्दी से जल्दी जो है उनका डिसीजन हो जाना चाहिए, तो ऐसे केसेस कुछ जो है लोक अदालत में डिस्कस किए जा सकते हैं। और साथ ही लोक अदालत का मेन एम क्या है? स्पीडी जस्टिस, टू the needy ones, needy people, and less cost on litigation। अब ये litigation क्या है? जो लीगल प्रोसीजर है, कानूनी जो भी प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको लिटिगेशन के रूप में जाना जाता है। और इसमें लोक अदालत में बहुत ही कम पैसों में उनको न्याय प्राप्त हो जाता है, जो कि नीडी पीपल हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनके कुछ केसेस जो हैं कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं अलग अलग कोर्ट्स में, और बहुत ही इजीली इसमें लोक अदालत में जो है ऑन द स्पॉट जो है कोशिश करते हैं कि ऑन द स्पॉट जो है वो ये डिसीजन दे दिया जाए। लोक अदालत जो है मेनली रिटायर्ड जज के द्वारा प्रिसाइड की जाती है। कहीं के भी रिटायर्ड जज हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है लोक अदालत जो है ऐसे लोग, कॉमन जो लोग हैं, कॉमन मैन जो है, उसको स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए लोक अदालत जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। फर्स्ट लोक अदालत जो थी, फर्स्ट लोक अदालत वाज ऑर्गेनाइज्ड in 1985 in न्यू दिल्ली। सबसे पहली जो लोक अदालत थी 1985 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई, और एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पहली लोक अदालत को प्रिसाइड किया, यानी अध्यक्षता की, और करीबन 150 केसेस जो हैं उसी दिन सॉल्व किए गए, यानी 150 केसेस जो थे उनका फैसला उसी दिन सेम डे जो है वो उस लोक अदालत में दिया गया। ये शायद दिसंबर 1985 में हुई थी पहली लोक अदालत। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि लोक अदालत के जरिए जो कॉमन मैन है या जो ऐसे लोग जो कि कह सकते हैं जुडिशियल सिस्टम का खर्चा जो है वो सहन नहीं कर सकते, उनके लिए मेनली ये लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बेटा जी? इसमें एक चीज और ध्यान रखना, लोक अदालत में कोई एडवोकेट नहीं होता, no advocate is there, the disputing parties plead, यानी कि जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं या दो जो भी पक्ष होते हैं वो अपने खुद के ही खुद की बातें जो है खुद ही बताते हैं, किसी तरह के किसी एडवोकेट के द्वारा इस केस को नहीं देखा जाता, ना ही उसको
अलाउ किया जाता है, परमिशन होती है कि प्लीडिंग पार्टी को कोई भी एडवोकेट वो रखे, क्योंकि अगर एडवोकेट ही रखना है तो वो जुडिशियल सिस्टम का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इस लोक अदालत में तो सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि जुडिशियल सिस्टम का सहारा नहीं ले सकते, जिनके पास कम है पैसे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोक अदालत जो है बहुत ही आसान तरीका है जस्टिस प्राप्त करने का। राइट, मेरे को बताइए, लोक अदालत क्लियर है? बताइए बेटा। यस और नो? यस। लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। पीपल, लोक का मतलब हिंदी में, लोक का मतलब होता है लोग, यानी पीपल। अदालत का मतलब होता है कोर्ट, इसका मतलब क्या हो गए लोक अदालत? पीपल्स कोर्ट। राइट, बताइए जल्दी से अगर क्लियर है तो। चलिए, हमारे इस लेसन का लास्ट टॉपिक जो है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। या फिर PIL। This idea was also introduced by Supreme Court of India. ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक नोबल आइडिया इंट्रोड्यूस किया। नोबल मतलब लोगों को फायदा पहुंचाने वाला। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जिनको कि अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो उन लोगों की मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो ऐसा देख रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उनको जस्टिस दिलाने के लिए एक कॉमन मैन भी अदालत का या कोर्ट्स का सहारा ले सकता है, हेल्प ले सकता है। और उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सिंपल पेपर पर या पोस्ट कार्ड पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लिखकर कोर्ट को भेजनी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी आप भेज सकते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो लोगों की पीपल वेलफेयर से रिलेटेड है, लोगों के फायदे से रिलेटेड है, लोगों के कल्याण से रिलेटेड है, तो उस पर कोई ना कोई जो है डिसीजन दिया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है जो पुअर है, इलिटरेट है, उन लोगों के लिए ये PIL जो है एक नोबल आइडिया है। राइट, फॉर पुअर, कितना टाइम, इलिटरेट एंड इग्नोरेंट। देखिए, पुअर, इलिटरेट और इग्नोरेंट, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं या क्या हमारे को अधिकार दिए गए हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है अभी तक, जो अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनको ये भी नहीं पता कि दे आर एंटाइटल्ड फॉर अ राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड के बनना भी कुछ लोगों को पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसे लोगों के लिए जिनको कुछ एहसास नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ही गरीब है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए है। एनी कॉमन मैन कैन सीक द अटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अटेंशन जो है बाय राइटिंग प्रॉब्लम related to people welfare, लोगों की भलाई के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ड्रेनेज हो गया, पोल्यूशन हो गया, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन, सीवरेज, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है सिंपल कॉमन मैन जो है एक सिंपल पेपर या पोस्ट कार्ड पे कोर्ट को अपनी शिकायत भेज सकता है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि
ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को देखा जा सकता है, उस पर डिसीजन दिया जा सकता है। ऐसे लोगों की मदद करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत सारी PILs जो है वो समय समय पर आई थी और PILs पे कुछ ना कुछ ऐसी डिसीजंस जो है सॉल्व हुए हैं, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एरिया में किसी कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, छोटी सी फैक्ट्री लगी है और उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के या ग्रुप के काम से किसी दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, तो उससे रिलेटेड आप PIL जो है वो कोर्ट को दी जा सकती है। तो PIL जो है बहुत ही इजी तरीका है लोगों की वेलफेयर करने का, फायदा पहुंचाने का। बेटा ये PILs के बारे में आप एक बार बुक से और पढ़ना, सभी चीज जो भी हमने डिस्कस की है सभी आपको बुक से भी पढ़नी है। अब आज हमने चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया है, कल से हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आफ्टर द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन गूगल मीट क्लास। ओके, ये बताइए आज समझ आया कि नहीं? अभी टाइम भी हमारा हो रहा है पूरा। क्लियर है बेटा? यस और नो? Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। Yes, Please ma'am. read the lesson from book also Yes, so ma'am. that you can understand all Yes, the ma'am. concepts, Yes, right? ma'am. Okay, good afternoon and bye bye.